आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, एयर। हमारी पृथ्वी वायुमंडल नामक एक विशाल वायु आवरण से घिरी हुई है। पृथ्वी पर सभी जीव अपने अस्तित्व के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करते हैं, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। इस सुरक्षात्मक आवरण के बिना हम दिन में सूर्य की गर्मी से झुलस जाएंगे और रात में ठंड में जम जाएंगे। यह वायु का एक विशाल भंडार ही है जिससे पृथ्वी पर तापमान को जीवन के अनुकूल बनाए रखा है। वायुमंडल में छोड़ी गई गैसें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस पैदा होता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कारखानों से धुआं निकलता है। कारों से जो धुआं निकलता है वो हमारे वायुमंडल के स्तर को बढ़ा रहा है और ऊष्मा पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तापमान में इस वृद्धि के कारण दुनिया के सबसे ठंडे हिस्से में बर्फ को पिघलने लगती है और समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस ऐसी गैसें हैं जो हमारे शरीर का अधिकांश भाग बनाती हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा हवा में धूल के छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जिनको कहते हैं। नाइट्रोजन हवा में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ मात्रा में नाइट्रोजन हमारे फेफड़ों में जाती है और जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वो सीधे हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। कुछ पौधों की मिट्टी और जड़ों में रहने वाले विषाणु हवा से नाइट्रोजन लेते हैं। ऑक्सीजन हवा में पाई जाने वाली दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है। मनुष्य और जानवर सांस लेते समय हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। यदि हम पेड़ काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मनुष्य जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मनुष्य और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मनुष्य या जानवर द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों द्वारा उपयोग की गई मात्रा के बराबर प्रतीत होती है, जिससे एक आदर्श संतुलन बना रहता है। ईंधन हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी के मौसम और जलवायु को प्रभावित कर रही है। हवा गर्म होने पर फैलती है और हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। ठंडी हवा घनी और भारी होती है, इसलिए वह नीचे की ओर बैठ जाती है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो आसपास की ठंडी हवा उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से ऊपर आती है। इसी तरह वायु परिसंचरण होता रहता है। पृथ्वी की सतह से शुरू होकर हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। ये 5 परतें ये सारी हैं जो हमारी इस पिक्चर्स में भी दिखाई गई हैं। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। समताप मंडल समताप मंडल के शोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल स्थित है। एक निश्चित ऊंचाई तक फैला हुआ है और यह परत लगभग बादलों और उनसे जुड़ी मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, जिससे हवाई जहाज उड़ने के लिए परिस्थितियां सबसे अनुकूल है। यानी समताप मंडल में हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं। समताप मंडल की एक विशेषता यह भी है कि ओजोन गैस की परत होती है यहीं पर, और हमने अभी अभी जाना कि हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभावों से कैसे बचाती है। अभी हमने जो देखा कि समताप मंडल है उसी में ओजोन परत है और ओजोन परत ही हमें सूरज की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। मेसोस्फीयर वायुमंडल की तीसरी परत है। यह स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर स्थित है और यह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की ऊंचाई तक फैली हुई है और 80 किलोमीटर अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। थर्मोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। आयनोस्फीयर इसी परत का एक हिस्सा होती है। 80 से 400 किलोमीटर के बीच फैली हुई है। यह परत रेडियो संरचनाओं में सहायक होती है। दरअसल पृथ्वी से प्रक्षेपित रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परिवर्तित हो जाती हैं। बाह्य मंडल सबसे बाहर का जो मंडल होता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को बाह्य मंडल कहा जाता है। इस परत में हवा बहुत पतली होती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें अंतरिक्ष में तैरती हैं। पृथ्वी को केवल 1% वर्षा प्राप्त होती है और जो सूर्य की ऊर्जा का इतना ही परसेंट है।
प्रतिदिन जिस तापमान को महसूस करते हैं वह वायुमंडल का तापमान है और हवा की गर्माहट और ठंडक की मात्रा को तापमान कहा जाता है। जितनी गर्म होगी तो गर्म होगा वायुमंडल हमारा, ठंडी होगी तो वायुमंडल ठंडा होगा। वायुमंडल का तापमान न केवल दिन और रात के बीच बदलता है बल्कि मौसम के अनुसार भी बदलता है। ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु से अधिक गर्म होती है। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक सौर विकिरण है। सौर विकिरण पृथ्वी द्वारा ग्रहण की गई आने वाली सौर ऊर्जा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की मात्रा जो है, यानी सूर्य की जो रोशनी है वो कम हो जाती है, तो ध्रुवों पर जो है वो हमेशा ठंडा रहता है और बर्फ जमी रहती है। और तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। इसका आविष्कार एडर्सन सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर पानी 0 डिग्री पर जम जाता है और 100 डिग्री पर उबलता है। हमारे ऊपर की हवा हमारे शरीर पर बहुत अधिक बल डालती है, फिर भी हमें इसका एहसास नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा हमें चारों दिशाओं से दबाती है और हमारा शरीर उसका प्रतिबल उत्पन्न करता है। वायु दाब को पृथ्वी की सतह पर हवा के भार द्वारा लगाए गए दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। वायुमंडल की परतों में ऊपर जाने पर दाब तेजी से घटता है और वायु दाब समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है और ऊंचाई के साथ घटता जाता है। क्षैतिज रूप से वायु दाब का वितरण किसी दिए गए स्थान पर हवा के तापमान से प्रभावित होता है। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादलों से घिरा आकाश और नम मौसम से जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में हवा ठंडी होती है, इसलिए यह भारी होती है और भारी हवा नीचे की ओर जाती है, उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण आसमान साफ और धूप वाला होता है। हवा हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। चंद्रमा पर हवा नहीं होती, इसलिए वहाँ वायु दाब भी नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर जाते समय हवा से भरे एक विशेष सुरक्षा स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं। उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर हवा के प्रभाव को पवन कहते हैं। कभी कभी जब पवन धीमी गति से चलती है तो आप इसे धुएं और बारीक धूल को उड़ाते हुए भी देखते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज हो जाती है कि उसके विपरीत चलना मुश्किल हो जाता है। हवा का नाम उसके बहने की दिशा के आधार पर रखा जाता है। जैसे पश्चिम से बहने वाली हवाओं को पश्चिमी हवाएं, पूर्व की ओर से बहने वाली को पूर्वी हवाएं कहते हैं। स्थानीय हवाएं, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, पूर्वी हवाएं, ये हवाएं पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में लगातार चलती रहती हैं। मौसमी हवाएं, ये हवाएं अलग अलग मौसमों में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून। स्थानीय हवाएं, ये दिन या वर्ष के किसी विशेष समय में ही एक छोटे से क्षेत्र में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थलीय और समुद्री हवाएं। क्या आपको भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों की गर्म और शुष्क हवाएं याद हैं? इसे लू कहते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के प्रति संवेदनशील है। 17-18 अक्टूबर 1999 को चक्रवात ने राज्य के 5 राज्यों को प्रभावित किया था। 29 अक्टूबर 1999 को एक महाचक्रवात आया जिसने राज्य के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। ये चक्रवातों के बारे में है, यानी जो तेज हवाएं चलती हैं उनसे जो बनता है उसको चक्रवात कहते हैं। नुकसान मुख्य रूप से 3 कारकों के कारण होता है: हवा की गति के कारण, बारिश के कारण या ज्वारीय लहरों के कारण। चक्रवाती हवाओं के कारण ज्वारीय लहरें उठी जो अपने साथ बहा ले गईं। जब जमीन और विभिन्न जल स्रोतों से पानी वाष्पित होता है तो वह जल वाष्प बनाता है और हवा में किसी भी समय मौजूद नमी को आर्द्रता कहते हैं। हवा जल वाष्प में भरपूर होती है, उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे हवा गर्म होती है और उसकी जल वाष्प धारण की क्षमता बढ़ती जाती है, अधिक से अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है और शरीर से निकलने वाला पसीना आसानी से वाष्पित नहीं होता, जिससे हमें बहुत असहज महसूस होता है। जब जल वाष्प ऊपर उठती हैं तो वह ठंडी होने लगती हैं। जब जल वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों का निर्माण करती हैं। बादल इन्हीं बूंदों का समूह होता है। जब ये पानी की बूंदें हवा में तैरने के लिए
भारी हो जाती हैं तो वे वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं। पृथ्वी पर तरल रूप से गिरने वाली वर्षा को बारिश कहते हैं। अधिकांश भूजल वर्षा के पानी से ही प्राप्त होता है। पहाड़ी ढलानों पर पेड़ों को काटा जाता है तो वर्षा का पानी पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जीवन के लिए वर्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सतह पर ताजा पानी लाती है और कम वर्षा होने पर जल की कमी और सूखा पड़ जाता है। वहीं अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है और